बैठ जाओ मेरे बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने लास्ट क्लास में फॉरवर्ड को देख लिया था, याद आ रहा है? और फिर हमने अपने पास हेडिंग डाली थी क्लोज आउट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, याद है? अच्छा जी, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई। सर एक बात बताएं, अच्छा जी सर अपने पास हेडिंग डालेंगे क्लोज आउट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा देखिए, क्लोज आउट की एक टेक्निक है, अगर आप सीख लेंगे ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मुझे एक बात बताएं सर, आज मेरे पास 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2019, ठीक है जी। मुझे आज से ठीक 3 महीने बाद 31 मार्च पे 31 मार्च 2019 पे एक रिसीट्स एक्सपेक्टेड है, एक अमाउंट है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे मिलेगी, ठीक है जी, गौर सुनना। और यहाँ मुझे मिलने वाले हैं $5000। मैं आज मौजूद हूँ 1 जनवरी में। अच्छा मुझे ये डर है कि ये डॉलर सस्ते ना हो जाए, ठीक है जी, क्योंकि मुझे मिलने पैसे, ऐसा ना हो कि डॉलर का रेट गिर जाए। अच्छा मैं आज जाता हूँ तो सर मुझे स्पॉट नज़र आ रहा है आज डॉलर्स का 280 282 पर $। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आज डॉलर खरीदूं या बेचूं तो ये रेट्स होंगे मेरे लिए। खरीदूंगा तो 282 का मिलेगा, और अगर मैं बेचूंगा तो डीलर बाय करेगा और बाइंग रेट अप्लाई होगा। लेकिन सर मुझे आज तो नहीं मिल रहे, मुझे कब मिल रहे हैं? सर ये मुझे मिल रहे हैं 3 महीने बाद। ऐसा, गौर सुनना। तो मैंने कहा जी मुझे फॉरवर्ड चाहिए। कौन सा फॉरवर्ड? 3 महीने, 3 मंथ्स फॉरवर्ड। 3 मंथ्स फॉरवर्ड में हमारे पास रेट है से 289 292 पर $। अब चूंकि मुझे ये डॉलर मिलेंगे तो मैं ये डॉलर जाके डीलर को बेचूंगा, और डीलर को बेचूंगा तो डीलर क्या करेगा? बाय करेगा। तो सर रिसीट्स हम सबको पता है कि कनेक्टेड है किससे? बाइंग रेट से। तो मैंने सर एक डील कर ली, मैंने डीलर को कहा आज से ठीक 3 महीने बाद आई विल बी रिसीविंग $5000, और इंशाल्लाह ये मैं ला के आपको दे दूंगा और आप मुझे 289 के हिसाब से पैसे दे देना। डन। अच्छा जी, अब वक्त गुजरता गया जी, 31 मार्च आ गई। 31 मार्च आए ना तो हमें 31 मार्च वाले दिन ये पता लगा कि डॉलर नहीं आ रहे, डॉलर नहीं आ रहे। जो सोचा था ना कि डॉलर आएंगे, नहीं आ रहे। हमने कहा ठीक है नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, कोई टेंशन नहीं है। इतने में बैंक से कॉल आ गई, भैया वो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था 289 रुपीज़ में, आपने $5000 इरादा किया था कि आप हमें ला के देंगे और 289 लेके जाएंगे, तो ज़रा वो ले आए। ऐसा है? ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, आज जो रेट चल रहा है ना स्पॉट, सर गौर सुनिएगा दोस्त, बैंक को मैंने $5000 देने और बैंक ने मुझे क्या देना है? 289। ऐसा आज अज्यूम करते हैं सर हमारे पास डॉलर का रेट चल रहा है 302 और 305। गौर से सुनना, अच्छे तरीके से देखना। अब बताओ सर मैं क्या जाके ही बैंक को ये कह सकता हूँ कि माफ़ी जी नहीं है डॉलर, कहानी ख़त्म? नहीं सर, ये डील हमने क्या करनी है? ख़त्म करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं बैंक से डॉलर लूँगा, कितने में मिलेंगे मुझे? 289 के 5000 इंटू 289, ये मैंने बैंक से ले लेने, खरीद लेने, कितने के? बल्कि मैंने बैंक को ला के देने, मैंने ये बैंक को बेचना है। मैंने कहाँ से लेके आऊँ? अब मुझे बाहर से तो मिले नहीं जो आने थे, अब मैं मार्केट से खरीदूंगा। मार्केट से कितने के मिलेंगे? 305 के। और सुनना, मैंने मार्केट से बाय किए डॉलर सर कितने के? 305 के। तो मुझे बताओ मेरे पास 305 इंटू 5000 क्या आता है जी? 15,25,000। ये मैंने सर खरीदे डॉलर जाते जाते बैंक की तरफ, और बैंक को डॉलर बेच के आ गया मैं किस रेट में? 289 मल्टीप्लाई बाय 5000। कितने पैसे बैंक से मिले? 14 लाख। अब बताएं सर मुझे ओवरऑल क्लोज आउट पे नुकसान हो गया कितने का? 80,000 रुपये का। ऐसा, ये बात समझ आती है? अब मुझे एक बात बताओ, जब बैंक को मैंने पैसे ला के देने थे
289 से कम, अच्छा रुक जाओ मैं बताता हूँ, 289 से कम होगा तो क्या होगा। मुझे पता है 289 का मैंने बैंक को डॉलर बेचना है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाहर से डॉलर आएगा, मैं बैंक को दे दूंगा। डॉलर आया नहीं, अब क्या करें सर? अब आप जाएं, आप लोकल मार्केट से इसको खरीदें, डीलर से खरीदें और लाके किसको दे दें? बैंक को दे दें। तो सर मैं डीलर से खरीद के लाया किस रेट पे? 305 पे, और जाके मैंने क्या किया? बैंक को दिए। तो मुझे कितने का नुकसान हो गया बताएं सर? ये डील खुली किस रेट पे थी? बाइंग रेट के ऊपर। ये डील खुली बाइंग रेट के ऊपर थी। ये क्लोज आउट हमेशा ऑपोजिट साइड पे होगी। ये क्लोज आउट हमेशा, ये एक छोटी सी ट्रिक है जो याद रखना आपने। सर मैं 289 का डॉलर जाके दूंगा बैंक को, नहीं मिल रहा डॉलर, नहीं आया डॉलर, क्या करूं? अब मार्केट से जाएं। अब इसका मतलब है आपने एक तरफ मार्केट से डॉलर खरीदना है सेलिंग रेट पे और डीलर को लाके बेचना है किस रेट पे? बाइंग रेट पे। तो बताओ सर मैं सेलिंग रेट पे डॉलर खरीद के आके क्या कर रहा हूं? डीलर को 289 का बेच रहा हूं। मुझे इस पे क्या हो रहा है सर? लॉस हो रहा है। व्हाट इफ के सर ये स्पॉट रेट जो है ना वो 284 होता, मुझे क्या हो जाता? फायदा हो जाता है। इसका मतलब है सर क्लोज आउट पे आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। क्लोज आउट करने का मतलब आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी, उसके अंदर आपने डॉलर डिलीवर करने थे, 289 रुपीज़ रिसीव करने थे, नहीं आए डॉलर, क्या किया आपने? मार्केट से खरीद के काम किया। ऐसा देखें आपके लेवल पढ़ना ये बहुत आसान है। क्यों? आपको कब पता चला कि डॉलर नहीं आ रहे? बिल्कुल एंड पे आगे, फाइनल में आओगे ना, वो आपको कहेगा 2 महीने बाद पता चल गया था कि डील नहीं होने वाली है। फिर आप क्लोज आउट करोगे किससे? स्पॉट पे तो नहीं कर सकते, फिर आपको क्लोज आउट करना पड़ेगा 1 महीने के फॉरवर्ड से, ठीक है जी। वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में क्लोज आउट किसका है? मेच्योरिटी डेट के ऊपर। किसके ऊपर? मेच्योरिटी डेट पे पता चला ओ हो नहीं आ रहे डॉलर, अब क्या करें? अब जाओ मार्केट से स्पॉट पे खरीदो और लाके क्या करो? बैंक को दे दो। तो सर अपने दिमाग में डाल दीजिएगा क्लोज आउट करने के लिए जो डॉलर आपने लाने हैं वो किस रेट पे लाने हैं? स्पॉट रेट के ऊपर लाने। किस पे? ये बात समझ आती? बड़े सर एक स्टेप आगे, ये कॉपी कर लें सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बैंक के साथ ये करना जरूरी है? बैंक को बोल दे ओ सॉरी सर डॉलर नहीं आए। नहीं सर ये गलत हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि व्हाट इफ के डॉलर सच्ची में आए होते तो आप तो उसको जाके मार्केट में आज बेच देते। कितने में? 302 में। तो ये तो जलालत हो जाती ना बैंक के साथ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऑब्लिगेशन है या ऑप्शन है? ऑब्लिगेशन है, आपने पूरा करना है भाई, ठीक है, ऑप्शन नहीं है ये। क्या चीज़? नहीं पेनल्टी क्यों? आप तो उसको लेके दे रहे हो ना मार्केट से। देखो पेनल्टी हो नहीं सकती है ना, आपको डॉलर ला के देना ही देना है। डॉलर ऐसी कमोडिटी ही नहीं है कि आप उसको कहोगे नहीं मिल रहा बाहर से। देखो यहाँ डील ना क्लोज हो रही है बेटा, हमें अपने पैसे इन्वॉल्व नहीं करने होते हैं जब हम फॉरवर्ड खरीदने जा रहे होते हैं। यहाँ तो डीलिंग ख़त्म हो रही है ना। अब मुझे 5000 डॉलर मिलने थे, नहीं मिले, मैं बैंक को ये नहीं कह सकता कि एक और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आगे का। नहीं, मुझे क्या करना है आज उसको? लाजमी 5000 डॉलर ला के देने। अच्छा मैं ये भी नहीं बोल सकता बैंक को कि नहीं मिल रहे डॉलर। वो क्या कहेगा आपसे? जाओ वो सामने खरीद लो। अच्छा 99% केसेस में पता क्या होता है? बैंक आपको कहता है कि नहीं आ रहे ना डॉलर, मेरे पास आ जाओ। आप चले जाते हो बैंक के पास, वो कहता है जी आज का रेट 305 चल रहा है, ये दोनों को नेट करें और पैसे दे दें मुझे। तो हम बैंक को क्या करते हैं? ये लॉस बैंक को ही पे कर देते हैं। रात दिन के जाके हम प्रैक्टिकली खरीदें डॉलर ला के दें, हम क्या करते हैं इसको क्लोज आउट ही नेट पे कर देते हैं। ऐसा पेमेंट डिले हो तब भी बैंक, ये याद रखना, व्हाट इफ के हमें पैसे मिलने हो दी 15 दिन बाद। अब बैंक को ये नहीं कह सकते कि 15 दिन बाद नहीं, वो कहेगा नहीं भाई आज की डेट है, आज ही मुझे डॉलर चाहिए। तो आप क्या करोगे? आज उसको क्लोज आउट करोगे, भले 15 दिन के लिए फिर एक और फॉरवर्ड ले लेना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आज आपको क्लोज आउट करने के ऊपर इतना नुकसान लाजमी होगा। ठीक है जी। बड़े आगे एक सवाल दूं आपको करने के लिए। अच्छा मुझे बताइए रिसीट का केस था, अगर पेमेंट का केस होता तो हमने वादा किया बैंक से, बैंक हम आपसे डॉलर खरीदने आ रहे हैं, और 3 महीने में हम कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था, नहीं, वो कहेगा डॉलर आके लेके जाओ। फिर क्या करोगे उन डॉलर्स का? लेके मार्केट में बेच देंगे। तो क्लोज आउट 2 केसेज हैं। ये कौन सा केस था हमारे पास? रिसीट का। बैंक वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम उसको जाके डॉलर देंगे, नहीं है तो मार्केट से खरीद के दें। ऐसा अब एक उल्टा केस भी देख लेते। तैयार हो? बड़े आगे आओ, जरा बोर्ड पे देखो दोस्त।
सर पहले एक रिसीट का केस करके दें, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। अच्छा आपको पता है मैं आपको ये क्लोज आउट के ऊपर ना 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको पता है आपके स्टडी टेक्स्ट में क्लोज आउट पे कितना कितना कुछ दिया हुआ है? एक लाइन में लिखा है कि अगर डॉलर जो आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ख़रीदे या बेचे थे, अगर डील नहीं हुई, मटेरियलाइज नहीं हुई, तो ये डॉलर आपको तब भी ख़रीदने और बेचने पड़ेंगे। इसके बाद आप इस डील को क्लोज आउट कर देंगे स्पॉट मार्केट में। बस कल एग्जामिनर के पास क्या होगा? एक बहाना होगा कि लिखा हुआ तो था। प्रैक्टिकल करवाना तो टीचर का काम है ना, हमारा काम तो सिर्फ इशारा देना है। तो ये इशारा देने के बाद ही हम सारे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब बताएं जी क्या है जी, रिसीट्स एक्सपेक्टेड है कितने की? ये AED क्या है जी? ये अरब इमारात के दरम है सर, ठीक है जी। फिर आज 1 अप्रैल है। रिसीट्स आर कवर्ड थ्रू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 81.83। किस रेट पे हमने डील की होगी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में? इसको ये रिसीट्स हैं किस पे? 81 के रेट पे। फिर द ट्रांजैक्शन कुड नॉट मटीरियलाइज एंड क्लोज्ड आउट ऑन 30 जून एट अ स्पॉट रेट ऑफ, जी ये 2 दिए हैं सर, क्या करेंगे हम? करके दिखाओ जरा कितना गेन और लॉस आ रहा है। बिल्कुल ले सकते हैं क्लास, ये भी अलग बीमारी है भाई, क्या बोल सकते हैं। हाँ जी मुझे बताएं सर मैं क्या करूँगा? मैंने सर बैंक को पैसे देने हैं 12,500 AEDs लेने के लिए। कितने? 81 क्या रहा सर? बल्कि बैंक से लेने मैंने पैसे कितने लेने? 10,12,500 सही कह रही है। ऐसा ये क्या सर मेरे पास इनफ्लोज हैं ऐसा? मैं बैंक को 12,500 AED ला के दूंगा, ये पैसे मुझे रिसीव होंगे। अब बताओ मेरे आउटफ्लोज क्या है? सर ये डॉलर्स आपको खरीदने पड़ेंगे या ये AEDs आपको खरीदनी पड़ेंगी। कहाँ से खरीदनी पड़ेंगी सर? 89.5 कितना आ रहा है जी? 11,750,000। कितने का लॉस हो गया सर मुझे? 1,06,000। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनो सर। रिसीट के केस में क्लोज आउट करते हुए आपने क्या करना है? आपके इनफ्लोस क्या होंगे? फॉरेन करेंसी मल्टीप्लाई बाय बाइंग रेट, ऐसा। आपके आउटफ्लोस क्या होंगे? जो फॉरेन करेंसी है मल्टीप्लाई बाय सेलिंग रेट। ये कौन सा रेट है? फॉरवर्ड का रेट है। ये कौन सा रेट है? स्पॉट ऑन क्लोज आउट डेट, ऐसा। पक्का जी? अब मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं एक सवाल बनाता जी, एक कंपनी ने 2 ट्रांजैक्शंस की हैं, एक मटीरियलाइज हुई सेल परचेज की, एक मटीरियलाइज नहीं हुई। तो एक पे तो गेन और लॉस निकाल लोगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे हमने पिछले सवाल किए थे। ये सवाल जो हमने इससे पीछे किए थे सारे, कहाँ गए पता नहीं। और एक डील क्लोज आउट हो गए, तो क्लोज आउट में क्या करोगे? ये काम कर दोगे। बड़े आगे अब पेमेंट का केस खुद करोगे, दे दूं आपको पक्का। इसमें बैंक कमीशन मांग सकता है कॉल आउट का। यार एक बात बताओ, सुनो गौर से। बैंक किस चीज़ के लिए? बैंक को हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया। किस चीज़ के लिए बैंक कमीशन मांग रहा है? हमारा बैंक से एग्रीमेंट था क्या? हमने बैंक को 12,500 दरम ला के दे रहे थे, पैसे ले लेने थे। अब बैंक हमसे थोड़ी पूछेगा दुबई से है पाकिस्तान से लिए, नहीं आए दुबई से पैसे, अब क्या करें? जाओ पाकिस्तानी मार्केट से दरम खरीदो, सुकून से जाओ बैंक सीना चौड़ा करके सर ये पैसे ले। और हैं क्या चीज़? सर्वे देखो, आम तौर पे जो फॉरवर्ड की प्राइस होती है ना, उसी में वो कमीशन एम्बेड करके बताता है, ठीक है ना। आम तौर पे मैं पाकिस्तानी बैंक्स की आपको बात बता रहा हूँ। पाकिस्तानी बैंक्स जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उनमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, जिससे आप फॉरेन करेंसी का फॉरवर्ड ले सकते हो। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स
जो बैंक देता है, क्या नाम है उसका? डोइचे बैंक। जिसको आप बोलते ड्यूच। डोइचे बैंक के सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ये करता है सर, सारी मल्टीनेशनल्स के फॉरवर्ड क्लोज आउट यही करता है, सारे काम इसी के पास है। इसका तो जो फॉरेन करेंसी ब्रांच है ना, यूनिलीवर्स के ऑफिस के नीचे ही खुली हुई है, ठीक है ना। ड्यूच बैंक, आगे आ जाओ। एक दिन हम एक कंपनी में गए स्टॉक काउंट करने, ये क्या नाम है? ये रॉश है, रॉश। हम उसको बोले रोची का स्टॉक काउंट करने। कौन सी कंपनी? रोची। ये रोची नहीं, रॉश है। किस चीज़, कौन सी कंपनी है, किस चीज़, क्या बनाती है ये? फार्मा कंपनी है सर ये। अब ये आपके सामने एग्जाम में एक सवाल आ गया है, शाबाश। मैं रीड करूं उसको या कर रहे हो खुद से ही? करूं, रीड करूं? अच्छा, क्या कह रहा है? जेम्स लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम सऊदी अरब एंड यूजेस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू हेज द पॉसिबल फॉरेन करेंसी पेमेंट्स। द पेमेंट्स आर जनरली द कंपनी जनरली पेज फॉर स्टॉक इन 3 months टाइम। ठीक है जी, तो उनमें सर गुड्स खरीदी है, 3 महीने में पैसे देने। ऑन 1 March 2023 द कंपनी अक्वायर्ड गुड्स वर्थ 16,000 सऊदी अरब रियाल्स। ठीक है जी, और नीचे रेट्स गलत दिए हुए, यूएसडी नहीं है भाई ये। ठीक है जी, द अमाउंट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड ऑन 1 June। अकॉर्डिंगली द कंपनी एंटर्ड इन टू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 3 months एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 76.82। हाँ जी, हमने चूंकि पेमेंट करनी है तो हमने कौन सा रेट पिक किया होगा? 82। In the month of May, when the company was expecting to sell the stock, it came to the attention of the management that stock received from Saudi Arab is not fit for the purpose, and the entire consignment was turned back to the supplier। तो पैसे देने ही नहीं है। अब नहीं देने तो ये जो बैंक से 16,000 रियाल मांग लिए हैं, ये तो लेने पड़ेंगे, और इसको लेके क्या करेंगे हम? मार्केट में बेच देंगे। अच्छा, फिर द कंपनी इज नाउ not considering to pay any amount and is considering to close out the forward contract on 1 June। हाँ जी, 1 June का रेट क्या है? माशाल्लाह ये भी 82 है। तो बताएं मेरे इनफ्लोस कितने हैं? मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स के सवाल एक एक पेज के होंगे, जवाब 4 लाइनों का होगा। ठीक है जी, इनफ्लोस कितने भैया? ये पहले आउटफ्लोस बताओ। हमने बैंक को कितने पैसे देने हैं डॉलर परचेज करने के लिए? आउटफ्लोस कितने सर? 16,000 रियाल। क्या आ रहा है? 13 लाख। फिर हमारे पास इनफ्लोज 16,000 इंटू ये भी 82 है। क्लोज आउट करते हुए बाइंग रेट, अगर आपने ओरिजिनल सेलिंग रेट इस्तेमाल किया तो जी हो गया भैया। नो गेन्स और लॉसेस पक्का? आओ एक और सवाल आपको दूं, तैयार हो? अच्छा, व्हाट इफ के ऐसा हो कि कुछ पार्ट ट्रांजैक्शन का मटेरियलाइज हो जाए और कुछ पार्ट ना हो। जैसे 16,000 रियाल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 12,000 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो 12 लेके आप सप्लायर को दे दें और 4 को क्या करें? मार्केट में बेच दें। ऐसा मिसाल के तौर पर सर मैंने एक पेमेंट करनी है, गौर से सुनना प्यारे भाई, बोर्ड पे देखो। एक पेमेंट करनी है इन 2 months, 2 महीने में मैंने एक पेमेंट करनी है। कितने की जी? 20,000 US डॉलर्स की। मैंने सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रेट आ रहा था सर मेरे पास 286, 290 पर US डॉलर। हाँ जी, हमने पेमेंट करना है। किस रेट पे हमने फॉरवर्ड किया होगा सर? 290 पे। सर 2 महीने बाद 2 months लेटर, 2 महीने बाद हुआ ये कि मेरे पास सर स्पॉट चल रहा था 301, 305 पर US डॉलर, और मुझे ये पता चला कि 70% ट्रांजैक्शन मटीरियलाइज हो गई है। मटीरियलाइज का मतलब
भाई $2000 आपको चाहिए थे ना, आप सोच रहे थे कि $2000 की पेमेंट करना पड़ेगी। पेमेंट करना पड़ेगी कितने की सर? 2000 इंटू 70%, दैट इज 1400 हमने पेमेंट कर देने, और 600 की पेमेंट नहीं करनी। तो 600 का करोगे क्या? क्लोज आउट करेंगे सर। तो मुझे बताओ क्लोज आउट कैसे करें? 20,000 सॉरी 14,000 है ये ना, सही 1400 कौन बोल रहा था? हाँ जी 14,000 हमने सर यूज कर लिए, 6,000 हमारे किसी काम के नहीं है, क्या करें? अच्छा अब बोर्ड पे देखना, अब इतना इसमें एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा क्लोज आउट पे क्या गेन और लॉस हुआ है, वो सुन लेना क्या है। मुझे बताएं क्लोज आउट का इम्पैक्ट क्या है। मुझे बताओ हमने ये डॉलर पहले ख़रीदे थे किस रेट में? 290 में। तो ये हमारा आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो क्या है जी? हमने $6,000 ख़रीदे हैं 290 पे। कितना आ रहा है? कितना? 17,40,000 पक्का? फिर सर मेरे पास इनफ्लोज, अब मैं ला के इसको क्या करूं? मार्केट में भेज दूं किसमें? 301 पे। तो सर $6,000 इंटू 301 कितना? 18,80,000। अब बताएं मुझे गेन हो गया कितने का? 60। अच्छा बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, 66,000 रुपए का गेन हो गया मुझे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ये जो $14,000 आपको पड़े हैं, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में किस रेट पे पड़े हैं? 290 पे। तो बताएं सर इस $14,000 की कॉस्ट कितनी है? कितना कितना कितना? 40 लाख। ऐसा मैं कहूँगा ये मेरी कॉस्ट तो है $14,000 की, लेकिन हुआ ये कि मुझे रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट करने पे क्या हो गया? गेन हो गया कितने का? 66,000 रुपए का गेन। बोर्ड पे देखना, गेन ऑन रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ जो मुझे इफेक्टिवली ये $14,000 कितने के पड़ गए? 39 लाख 3.994 मिलियन के पड़ गए $14,000। इसको डिवाइड करूं अगर 14,000 से, तो मुझे बताएं मुझे इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव कॉस्ट कितने की? 285.3। ये मुझे पड़ा है सर $1 इस पूरी डील के ऊपर। ऐसा तो सर अगर आपका एक पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज हो रहा हो और दूसरा पार्ट नहीं हो रहा हो, तो आपने करना ये है कि सर आपके पास ये डॉलर्स की कॉस्ट आ गई, आपको अगर क्लोज आउट पे नुकसान हुआ है तो नुकसान इसमें ऐड कर देते हैं हम, अगर फ़ायदा हुआ है तो फ़ायदा हमने नेट कर दिया। हमने देखा है कि हमारे पास इफेक्टिवली $14,000 हमें पड़ गए कितने में? 39 लाख के अंदर, यानी 3.994 मिलियन के हमें पड़ गए $14,000। तो $1 हमें इफेक्टिवली कितने का पड़ गया? तो ये याद रखना, एग्जामिनर ने तुमसे ये काम भी करवाना है कि वो तुम्हें कहेगा जी पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज हुई और पार्ट मटेरियलाइज नहीं हुई। जो पार्ट मटेरियलाइज हुआ है उसकी इफेक्टिव कॉस्ट बता दो क्या आई है, निकाल लोगे? ये कॉपी करें सर, इसको हम क्या कहेंगे? पार्शियल क्लोज आउट। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, रोक लो। आपके पास एक एसेट की फेयर वैल्यू तो आपको पता ना कि कितनी है, हैं? हाँ भेज दो, तुम्हारी मर्जी है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आमतौर पे लोग जो है ना वो जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में फॉरेन करेंसी में डीलिंग कर रहे होते हैं ना, गवर्नमेंट रखने ही नहीं देती है आपकी फॉरेन करेंसी। आपको आप मंगवा लो, ज़रा मंगवाओ, ज़रा बाहर से आप ड्रॉप करवाओ यहाँ पे पैसा, वो आपको कहेगा स्टेट बैंक के रूट के थ्रू आओ, और वो आपको क्या करेगा? पाकिस्तानी रुपए दे देगा हाथ में। जी क्या हो रहा है? अच्छा ऐसे कर लो। If someone has taken your forex classes in last attempt, is he need to take these classes again? Definitely. मैं उसकी रीज़न बता देता हूँ। उसने लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम में एक बहुत ऑफ शूट एरिया पूछा है, ठीक है ना?
इससे और मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार जो चीज़ें आप फॉरेक्स की क्लासेस में नहीं भी पढ़ाते ना, इस चक्कर में कि यार ये क्या पूछ लेगा, उसको पहले पढ़ाओ, ठीक है ना। इस अटेम्प्ट में भाई FAR 2 और MFA ये नहीं छोड़ना, ठीक है। मैं आपको एक मैंने इसलिए वो डाले भी बहुत कम है उसके ऊपर। हमजा किधर थे बेटा अभी तक तुम? यार लास्ट अटेम्प्ट की बुक में बहुत गलती है। लास्ट अटेम्प्ट की किताब के अंदर सिग्निफिकेंट बड़ी गलतियां थी, इसको चेंज करने का रीज़न यही था। तो क्वेश्चन भी कम है उसके अंदर जी, थ्योरी पूरी चेंज हो गई है। एक करके सवाल जी मेरे प्यारे भाई, ज़रा ज़ोर से। टॉपिक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आई है। हाँ, एक बात मैं भी आपको बता देता हूँ, FAR 2 के कोर्स में चेंजेस आने वाली है, ठीक है जी। FAR 2 के कोर्स में सस्टेनेबिलिटी का एरिया डालने वाले हो, ये भी 17 को मीटिंग है, इसमें डिसाइड होगा, ठीक है। बहुत है, जैसे अभी हमने वो पढ़ लिया, वर्किंग कैपिटल पढ़ लिया, आप उसके सारे सवालात उसमें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो आराम से हो जाएंगे आपसे। अच्छा, अभी जो थ्योरी शुरू होगी ना, उस थ्योरी को आपने उस किताब से कवर करना है, क्योंकि ICAP की किताब के अंदर जिस तरीके से थ्योरी लिखी हुई है ना, वो एक पार्ट इधर है, दूसरा उधर है, तीसरा उधर है, वो हमने क्या किया, सारे एक जगह जमा किया और उनको थोड़ा सा हमने समराइज कर लिया, कंसाइज कर लिया, क्योंकि थ्योरी का रट्टा नहीं मारना आपने। और फिर उस किताब के अंदर केस स्टडीज़ है तकरीबन को 100 के करीब, वो आपने किताब से फॉलो करनी, ठीक है ना। नहीं, किताब के अंदर तकरीबन 100 के करीब केस स्टडीज़ ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। एक केस स्टडी के सेक्शन में तकरीबन 50-55, बाकी हमने किताब में फैलाई हुई, और वो लास्ट अटेम्प्ट तक हमने डेवलप की थी, इस दफ़ा और भी डेवलप करेंगे। तो वो किताब में नहीं होंगी, वो अगली किताब में आ जाएंगी, आप यही यूज़ करके पास कर लें, हैं। बड़े हमारे दोस्त, अब ये आपको पता है ना, ऑडिट में भी सस्टेनेबिलिटी का एरिया डल रहा है, FAR 2 में भी डाला जा रहा है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में आप ये बताते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सस्टेनेबल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, नहीं हम कितने टाइम तक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल रख सकते हैं, वो क्या एलिमेंट्स है जिस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंडेंट है, उसके ऊपर आपको रिपोर्टिंग करना होती है, बताना होता है शेयर होल्डर्स को। तो हमारे पास ग्लोबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं इसके, वो आपने पढ़ना है, ठीक है ना। वो उसको FFR में पढ़ना पड़ेगा। नहीं आएगी, नहीं आएगी। ऑडिट में उसका ऑडिट करना सिखाया तो ऑब्वियस सी बात है, जो टीचर तुम्हें ऑडिट पढ़ाएगा तो सस्टेनेबिलिटी की वो भी सिखा देगा कि यार अकाउंटिंग किस तरह होती है, मतलब अकाउंटिंग तो नहीं होती, रिपोर्टिंग होती है। बड़े हमारे दोस्त, आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल और लो। हाँ जी, शाबाश सर। अब एक बात बताओ, ये लॉस और गेन ऐड होंगे या लेस होंगे? इतना दिमाग में रखना कि अगर फॉरेन करेंसी की पेमेंट होनी है ना, तो आप पैसे पे कर रहे हो, ठीक है ना, और आपको क्लोज आउट पे गेन हो गया तो इफेक्टिवली आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर सर लॉस हो गया तो फिर आप कह रहे हैं मैं डॉलर खरीदने के लिए भी पैसा दे रहा हूँ, जो ट्रांजेक्शन मटीरियलाइज नहीं हुई इस पर भी पैसे देने पड़ गए, ऐसा। हाँ जी मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मैं इसको करूँ रीड, हो गया? ये करें जी, सिलिकॉन लिमिटेड एंटिसिपेटेड एक्वायरिंग अ स्मॉल पीस ऑफ मशीनरी इन 3 months टाइम विद एन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ 10,000 SARs। हमने सोचा था कि 3 महीने बाद हम मशीन लेंगे, उसके लिए 10,000 रियाल्स चाहिए होंगे, सोचा था हमने, कोई कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, किसी से हमने डील नहीं की थी, कुछ सिर्फ सोचा था। टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ पोटेंशियल फॉरेन करेंसी रेट फ्लक्चुएशंस, द कंपनी इलेक्टेड टू एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st April
2023, thereby hedging the forthcoming payment शेड्यूल्ड फॉर 30 जून। हमने सोचा हमें 30 जून को पैसे देने पड़ेंगे, 1 अप्रैल को हमने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। मुझे बताओ हमने पेमेंट करना है या रिसीट है? ये हमने पेमेंट करना है। ऑन 30th जून द मैनेजमेंट डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ मशीनरी हैड सिग्निफिकेंटली डिक्रीज ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग अ रिवाइज पेमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली 7,000 रियाल। तो मुझे बताएं सर कितनी ट्रांजेक्शन मटीरियलाइज नहीं हुई? तो सर मेरे पास 10,000 SARs का फॉरवर्ड था, 7,000 मटीरियलाइज हो गया। 7,000 का हिसाब किताब क्या जी? 7,000 मल्टीप्लाई बाय, सर हमारे पास फॉरवर्ड कितना है? 83 पॉइंट क्या आ रहा है सर? 5 बस इतना कम, ये हमने पेमेंट करनी है सर। फिर हमारे पास एक और आउटफ्लो है, कितने का? 3,000 इंटू 83.6 कितना बेटा? 2 लाख, पूरे 2.5 लाख, 800। अब बताओ जी, ये तो क्लोज आउट करना है। अब बैंक को हमने सर ये ला के देने सर, ऐसा ये बैंक से हमने खरीदने सर। तो बताएं सर हम अगर बैंक से खरीदेंगे तो मार्केट में जाके बेच देंगे, कितने में बिक जाएगा सर मार्केट में? ये तो बहुत नुकसान हो गया सर। कितना? 2,31,000 पूरे नुकसान, 800 लॉस। अब बताओ जी, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास कॉस्ट ऑफ 7,000 SARs ये बन रहे जी 585,200 और मेरे पास आ रहा है जी लॉस ऑन क्लोज आउट कितने का? 19,800। दोनों लॉस है, दोनों खर्चे, दोनों जगह पेमेंट हुई है, तो ऐड कर देते दोनों को। कितना? 6,05,000 के हमें पड़ गए। कितने डॉलर्स? ये कितने रियाल्स? तो बताएं इफेक्टिव रेट क्या आ रहा है? 86 पॉइंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको ये अमाउंट 86.43 डे 1 से पता चल सकती है? नहीं सर, ये तो किसी का बाप भी नहीं बता सकता है। क्यों? एक तो ट्रांजैक्शन कितनी मटीरियलाइज होगी ये नहीं पता, और एक उस दिन का स्पॉट रेट क्या होगा ये भी नहीं पता। ठीक है जी, 2 रीजन है सर कि ये गेन और ये इफेक्टिव कॉस्ट आपको शुरू से पता नहीं चल सकती। ऐसा बड़े आगे दोस्त, ये कितने लोगों ने सही कर लिया था? पता नहीं यार, तुम लोग कैसे कर लेते हो? तो मुझे कभी कभी लगता है झूठ बोलते हो तुम लोग, तो मुझे कौन सा आगे चेक करने उधर? सर कैन यू स्क्रॉल अप? सर ये कह रहे जनाब, on 1 January 2023 शाज़म लिमिटेड कंप्लीटेड अ सेल्स वैल्यूड एट $70,000 टू अ US क्लाइंट एक्सटेंडिंग अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 months। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, देख लो। 3 महीने के क्रेडिट पीरियड में हमने $70,000 का सामान बेच दिया। $70,000 में मिलेंगे कब? 3 महीने बाद। टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल एडवर्स फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स द कंपनी प्रॉम्प्टली एंटर्ड इनटू अ 3 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हमने उसी वक्त 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किस तारीख को? 1 जनवरी को। किस एंटिसिपेशन में? दैट वी विल बी रिसीविंग $70,000 इन 3 months टाइम। ठीक है, हुआ क्या? एट द कंक्लूजन ऑफ क्रेडिट पीरियड ओनली 70% अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट। 70% अमाउंट क्लाइंट ने दे दी, बाकी क्या बाकी बेड डेट्स हो गए? नहीं सर, वो आगे कुछ और कह रहा है। द बैलेंस हैज बीन रीशेड्यूल फॉर पेमेंट ऑन 30 अप्रैल 2020। तो उसने कहा 1 महीने बाद दे दूंगा बाकी। अब यहाँ एग्जामिनर ने कोई ऐसी बात नहीं की कि हमने इस पेमेंट, इस रिसीट्स के लिए क्या किया। आगे क्या लिखा है? कंपनी पॉलिसीज। शाज़म लिमिटेड डज नॉट एंगेज इन हेजिंग एक्टिविटीज फॉर एनी फ्यूचर पेमेंट और रिसीट्स विद अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन। तो मुझे बताओ, ये जो आपने 70% पैसे रिसीव कर लिए और 30% उसने कहा अब 1 महीने बाद दूंगा, तो इसके लिए हमने फॉरवर्ड लिया होगा? नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं 3 महीने वाले 3 महीने का गैप होता है तो हम जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं, अदरवाइज। तो
तो इसका मतलब है हमने ये 30% पेमेंट अल्लाह आसरे छोड़ दी होगी, जो रेट मिला हमारा नसीब होगा। डन। द कंपनी डज नॉट रिटेन एनी फॉरेन करेंसी अर्निंग्स एंड कन्वर्ट्स ऑल द फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स इनटू लोकल करेंसी इमीडिएटली अपॉन रिसीट। क्या मतलब, क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जब पैसा मिलता है हम लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, रखते ही नहीं अपने पास हम, ऐसा है। अब बताओ सर इसमें क्लोज आउट की कहीं बात आई है? हैं? हाँ, क्लोज आउट की बात आई है, क्योंकि आपने जो फॉरवर्ड लिया था पहला वाला, उसमें से 70% तो आ गया, 30%। अब देखें एग्जामिनर ने कुछ ऐसी बात नहीं कि क्लोज आउट करना है कि नहीं करना है, ये आपको खुद पिक करना होगा सवाल में। अब ये कह रहे जनाब फॉरेन करेंसी के रेट 1 जनवरी के भी अवेलेबल हैं, 31 मार्च के भी अवेलेबल हैं, 30 अप्रैल का भी अवेलेबल है। सर मुझे एक बात बताएं, ये पहली जनवरी को तो आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रेट्स दिए हुए 3 महीने के लिए, ये 31 मार्च को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट क्या दिया हुआ है? 1 महीने का। वो कह रहे हैं एंटाइस कर रहे हैं कि अगर आपको लेना है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने के लिए और ले लो। किसके लिए? जो 1 महीने बाद पैसे आ रहे हैं। हमने कहा नहीं, हमने कंपनी की पॉलिसी ऐसी नहीं है कि 1 महीने दूर पेमेंट को भी हम क्या करें। सर मुझे बताएं सर मेरी इफेक्टिव डॉलर का रेट क्या है? सर शाबाश बताएं, ओवरऑल पूरी ट्रांजैक्शन में, एंटायर ट्रांजैक्शन में, ठीक है? हाँ सब एंटायर ट्रांजैक्शन। जी जनाब मैं कराऊं? अच्छा इस सवाल को देख लो, मैं करा देता हूं, यहां देख लो। देखो इस सवाल, इस तरह का सवाल ये आपके एग्जाम लेवल से स्लाइटली ऊपर है, ठीक है ना? क्योंकि आपसे जो एग्जाम में सवाल पूछता है ना, वो जनरली ऐसा सवाल पूछता है जिसमें सिंगल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ना हो, एक ट्रांजैक्शन हो बस। यहाँ बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, मेरे पास सर $70,000 वर एक्सपेक्टेड कि हम रिसीव करेंगे, ऐसा? अब बताएं इसमें से कितने मटीरियलाइज हो गए? बोर्ड पे लिखना। $49,000 जैसे ही मिले हमने ला के बैंक को दे दिए और बैंक से पैसे ले लिए। हमने फॉरवर्ड कवर लिया कितने के ऊपर था? सर हमने लिया था 255 के ऊपर, ऐसा? बोर्ड पे देखना। सर जैसे ही $49,000 मिले ना बाहर से, हमने ला के बैंक को दे दिए। बैंक को दे दिए तो पैसे कितने रिसीव हुए? कितना? 2.495 मिलियन। अच्छा मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, ये तो डॉलर्स आए 49,000, हमने दिए इनको, ये पैसे आ गए हमारे पास, ठीक है? अब मेरे पास सर $21,000 मैंने 255 के रेट में बैंक को ला के बेचने हैं, ये मेरे इनफ्लोज होंगे। लेकिन अब मुझे मार्केट से खरीदना पड़ेगा। इनफ्लोज कितने होंगे? 53। ऐसा? अब बताओ सर ये मुझे खरीदने पड़ेंगे मार्केट से। कब खरीदने? 31 मार्च को। किस रेट पे? 273.5। ऐसा? स्पॉट पे खरीदने। क्या आ रहा है? 5 बोर्ड पर लॉस कितना आ रहा है जी? 38। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखो, लॉस आ गया, लॉस। अब बताओ सर हम वेट कर रहे हैं कि ये $21,000 भी आ जाए तो काम हो जाए। अब बताएं जी, हमें $21,000 भी रिसीव हुए कब? 30 अप्रैल को। ये स्पॉट पे रिसीव हुए तो हमने जाके क्या किया? मार्केट में इसको बेच दिया। कितने में? 288 में। बताएं सर मेरे पास कितने इनफ्लोज आए? 60। अब सुनो, मेरे पास सर एक इनफ्लो ये है, एक इनफ्लो ये है, और ये क्या है? एक आउटफ्लो है। तो मुझे बताएं सर मेरे पास $49,000 कितने रुपए में आए सर? कितने रुपए में हमने बेचे? इतने में बेचे। $21,000 हमने कितने में बेचे? 60,48,000। और हमारे पास लॉस भी आया सर कितने का? 388,500। मुझे बताएं सर मेरे पास नेट कितने रुपए के मैंने डॉलर्स बेचे? 18,15।
सर मैंने इतने रुपए में $70,000 बेचे हैं, तो बता $70,000 कितने? 259.35। सर ये मेरी इफेक्टिव प्रोसीड्स है। इफेक्टिव वैल्यू पर यूएसडी, पक्का जी? यार एक मिनट, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। सुनो, बैंक से मैंने वादा किया था मैं आपको $70,000 ला के दे रहा हूं, सही? अच्छा, मुझे मिल कितने का? ये मैंने ला के बैंक को दे दिए, इतने पैसे मुझे बैंक से मिल गए, डन। अच्छा, मैंने बैंक को 21,000 भी ला के दे दिए, ये पैसे मिले मुझे, लेकिन ये लाए मैंने कस्टमर से नहीं बल्कि मार्केट से खरीद के लाया हूँ, तो मुझे लॉस हो गया कितने का? 3.88 का। अब $21,000 मेरे पास आने, कस्टमर ने अभी तक दिए नहीं, वो कब देगा? वो अप्रैल में देगा। अच्छा, अप्रैल में जब देगा तो मैं क्या करूंगा? स्पॉट पे जाके बेचूंगा। जब मैं बेचूंगा तो डीलर क्या कर रहा होगा? बाय कर रहा होगा। सर कौन सा रेट उठाना चाहिए? मैं बाय रेट, पक्का? तो मैंने 288 का ये भेज दिया, ऐसा। अब बताएं, इफेक्टिवली मैंने $70,000 ला के बेचे हैं पाकिस्तान में। कुछ मैंने बैंक को बेचे हैं, कुछ मैंने 1 महीने बाद मार्केट में बेचे। तो सर मुझे ओवरऑल बेसिस पे 18 मिलियन रुपए के ये $70,000 पड़ गए, जो कितने बनते हैं? 259.35। अब बताएं सर, मेरे पास $70,000 का एक एक डॉलर में कितने में बेच पाया? 259। अगर ये हेजिंग होती ही ना, आराम से मैं बैठा होता, मैं कहता ऐसी की तैसी, करनी ही नहीं हेजिंग वेजिंग, तो क्या होता ना? तो मेरे सर 31 मार्च के रेट पे कोई 270 रुपए पे कोई $49,000 बिक जाते, और सर मेरे पास 288 पे कोई $21,000 बिक जाते, ऐसा। तो इस सवाल का पार्ट भी ये करना चाहिए था कि व्हाट वुड हैव बीन द सेल प्रोसीड्स इफ नो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड। तो ये मैंने लाइन इसलिए डाली थी, द कंपनी डज नॉट रिटेन एनी फॉरेन करेंसी अर्निंग्स। वो मैंने पार्ट भी इसका डालना था कि अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना लेते तो सर फिर क्या होता? जो 49,000 आते वो हम मार्केट में बेच देते, और फिर जो 1 महीने बाद 21,000 आते वो भी हम मार्केट में बेच देते, ऐसा। अच्छा, मुझे बताओ सारी कैलकुलेशन हमने किस रेट पे की है? ये वाली कैलकुलेशन किस डेट पे हुई है? 31 मार्च को। ये वाली कैलकुलेशन किस डेट पे हुई है? 31 मार्च। ये वाली कैलकुलेशन किस डेट पे हुई है? 30 अप्रैल, ऐसा। ये वाली कैलकुलेशन किस डेट पे हुई है? 30 अप्रैल पे ना। इससे पहले तो हमें एक कंपोनेंट नहीं पता था ना। अब ये अंडे में मिटा रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा, बस हम यहीं तक रखते हैं। सर हमारी क्लास कितने बजे तक थी? 4 तक थी। थोड़ा हमने 9 मिनट